आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि उसे महसूस किया जाता है। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये किसी मनोचिकित्सक का कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस इंसान की आप बीती है जिसने नाजी कंसंट्रेशन कैंप की भयावहता को न सिर्फ झेला बल्कि उसके बीचों बीच इंसानी वजूद के मायने खोज निकाले। और यही बात इस किताब को इतना असाधारण बनाती है। फ्रैंकल एक कैदी थे, पर उनके अंदर का जो मनोचिकित्सक था वो कभी नहीं मरा। सही है। उन्होंने अपने और अपने साथी कैदियों के तजुर्बों को एक बहुत ही अनोखी, एक विश्लेषणात्मक नज़र से देखा। तो ये सिर्फ एक जुल्म की दास्तान नहीं है। नहीं, ये बेहद मुश्किल हालात में उम्मीद और मकसद की तलाश की एक लाइफ केस स्टडी है एक तरह से। तो आज हमारा मकसद इस किताब के पन्नों से उन विचारों को निकालना है जो बताते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा अर्थहीन लगने वाली परिस्थितियों में भी जीवन का अर्थ कैसे खोज सकता है। हम समझेंगे कि जिंदा रहने का मनोविज्ञान क्या है और कैसे इन्हीं भयानक अनुभवों की आग से लोगोथेरेपी नाम की एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये दिल दहलाने वाला तो होगा, लेकिन साथ ही ये हमें इंसान होने के सबसे गहरे पहलुओं से रूबरू कराएगा। तो किताब हमें सीधे उस खौफनाक मंजर में ले जाती है, ऑश्विट्ज में आगमन। हाँ, कई दिनों की थका देने वाली ट्रेन यात्रा के बाद 1500 कैदी एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां हवा में ही मौत की गंध थी। लेकिन फ्रैंकल लिखते हैं कि वहां कुछ कैदियों को देखकर एक अजीब सी उम्मीद जगी। हाँ, उन्होंने इसे सजा से बचने का भ्रम कहा। ये क्या था? ये एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब आप सबसे बुरे की उम्मीद कर रहे हो तो दिमाग वो राहत का कोई भी छोटा सा संकेत पकड़ लेता है। अच्छा। नए कैदियों ने वहां कुछ पुराने कैदियों को देखा जो स्वस्थ लग रहे थे, हंस बोल रहे थे। उन्हें लगा शायद यहाँ सब उतना बुरा नहीं है जैसा हमने सुना था। कितनी अजीब बात है ना कि उस भयानक जगह में उम्मीद की पहली किरण भी एक धोखा थी। बिल्कुल। फ्रैंकल तो लिखते हैं कि उन कैदियों के लाल गाल और गोल चेहरे देखकर उन्हें बड़ी हिम्मत मिली थी। हाँ, लेकिन असलियत ये थी कि वो एक चुनी हुई एलीट टुकड़ी थी, ओहो। जिन्हें बाकी कैदियों से बेहतर खाना और सुविधाएं इसलिए दी जाती थीं ताकि वे नए आने वाले कैदियों का सामान लूटकर अधिकारियों तक पहुंचा सकें। वो उम्मीद झूठी थी और ये बात बहुत जल्द सामने आ गई। और फिर आता है वो क्षण जिसे फ्रैंकल उंगली का खेल कहते हैं। एक एसएस अफसर बड़ी लापरवाही से अपनी एक उंगली से हर कैदी को दाएं या बाएं जाने का इशारा करता है। बस एक इशारा? हाँ, और उस इशारे का मतलब किसी को नहीं पता था। दाहिनी ओर का मतलब था काम और बाईं ओर का मतलब था मौत, सीधे गैस चैम्बर। और उस ट्रेन के लगभग 90% लोग 90% बाईं ओर भेज दिए गए। सोचिए जरा, एक उंगली का मामूली सा इशारा और उसी में जिंदगी और मौत का फैसला छपा था। ये उस दुनिया की पहली और सबसे क्रूर झलक थी, है ना? बिल्कुल, जहां इंसान की कोई कीमत नहीं थी, जहां आपका वजूद एक इशारे पर मिटाया जा सकता था। ये मानवीय पहचान पर पहला हमला था। और पहचान पर सबसे बड़ा हमला तो तब हुआ जब फ्रैंकल में अपनी वो जो उनकी लिखी हुई वैज्ञानिक किताब की पांडुलिपि थी, मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, उसे बचाने की कोशिश की। वो उनके जीवन भर का काम था, उनकी पहचान थी। बिल्कुल। जब वे मदद के लिए एक पुराने कैदी के पास गए तो उसने उन पर चीख कर सिर्फ एक शब्द कहा, बकवास। फ्रैंकल लिखते हैं कि उसी एक पल में उन्होंने अपने पूरे पिछले जीवन को ही जैसे मिटा दिया। ये एक बेहद गहरा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ सिर्फ चीजें नहीं छिन रही थीं। नहीं, यहाँ एक इंसान की पूरी पहचान का विनाश हो रहा था। वो अब डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल नहीं थे, वो लेखक नहीं थे, वो किसी के पति या बेटे नहीं थे। वो सिर्फ एक नंबर थे, 119104। बस एक नंबर। उनका पूरा अस्तित्व शून्य हो गया था। और यहीं से, बिल्कुल जीरो से, फ्रैंकल के विचारों की नींव पड़नी शुरू होती है। जब आपके पास कुछ नहीं बचता, तब क्या बचता है? और इसी शून्य से कैदी दूसरे चरण में दाखिल होता है, उदासीनता, जिसे फ्रैंकल ने भावनात्मक मौत कहा है। एपैथी। हाँ, रोज रोज की मार पिटाई, अपमान और अपने साथियों को मरते देखकर भावनाएं जैसे सुन्न हो जाती हैं। वो एक वाक़े का जिक्र करते हैं कि कैसे वे अपने साथी कैदी का शव घसीटते हुए देखे जाने के बाद भी शांति से अपना सूप पीते रहे। ये बात मुझे थोड़ी परेशान करती है। क्या ये इंसानियत का मर जाना नहीं है? इसे आत्मरक्षा तंत्र कहना क्या इसे सही ठहराने की कोशिश नहीं है? देखिए, एक बहुत वाजिब सवाल है। आज हमें ये सुनकर क्रूर या अमानवीय लग सकता है। हाँ, लगता है। लेकिन फ्रैंकल समझाते हैं कि ये कोई नैतिक विफलता नहीं थी, बल्कि उस माहौल में जिंदा रहने के लिए एक जरूरी आत्मरक्षा तंत्र था।
जरूरी? हाँ, जरूरी। दिमाग खुद को उस लगातार मिलने वाले दर्द और खौफ से बचाने के लिए एक कवच बना लेता है। अगर वो हर मौत पर शोक मनाते, हर अपमान को महसूस करते, तो शायद पहले ही दिन मानसिक रूप से मर जाते। अच्छा। फ्रैंकल का एक मशहूर वाक्य है, एक असामान्य स्थिति के लिए एक असामान्य प्रतिक्रिया ही सामान्य व्यवहार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावनाएं मरी नहीं थी, बस उन्हें दबा दिया गया था ताकि इंसान जिंदा रह सके। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इस भावनात्मक शून्य के बीच भी एक आंतरिक जीवन पनप रहा था। हाँ, और यही इस किताब का दिल है। जब बाहरी दुनिया में सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया, तब कैदियों ने अपनी आंतरिक दुनिया में शरण ली। फ्रैंकल लिखते हैं कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ घंटों तक मानसिक संवाद करते थे, उन्हें अपने सामने महसूस करते थे, उनकी मुस्कुराहट देखते थे। उन्होंने ये तक महसूस किया कि प्रेम किसी की भौतिक उपस्थिति से कहीं बढ़कर है। वो आत्मा के स्तर पर होता है। बिल्कुल, वो आत्मा के स्तर पर होता है। और सिर्फ प्रेम ही नहीं, खूबसूरती भी। वो बताते हैं कि कैसे कैंप की कीचड़ और गंदगी के बीच वो और उनके साथी झोपड़ी के बाहर निकलकर खूबसूरत सूर्यास्त को देखते थे। हाँ, और एक दूसरे से कहते थे, देखो दुनिया कितनी खूबसूरत हो सकती है। सोचकर भी अजीब लगता है। और यहीं से उनका वो केंद्रीय सिद्धांत सामने आता है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने महसूस किया कि जब बाहरी तौर पर सब कुछ खत्म हो जाता है, तब भी एक चीज हमेशा बची रहती है। क्या? फ्रैंकल ने लिखा, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, मानवीय स्वतंत्रता का अंतिम अंश। हाँ, किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुनने की स्वतंत्रता, अपना रास्ता खुद चुनने की स्वतंत्रता। तो ये जो आंतरिक स्वतंत्रता की बात है कि आप अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं, इसी से जुड़ा एक विचार है जो शायद इस किताब का सार है। फ्रैंकल बार बार जर्मन दार्शनिक नीत्शे के एक कथन का जिक्र करते हैं, जिसके पास जीने के लिए क्यों होता है। हाँ बिल्कुल, वह लगभग हर कैसे को सह सकता है। और यहीं पर फ्रैंकल मनोविज्ञान के दो सबसे बड़े नामों सिगमंड फ्रॉइड और अल्फ्रेड एडलर से अलग हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, फ्रॉइड कहते थे कि हम सब सुख के पीछे भागते हैं, हमारी मूल प्रेरणा है सुख की इच्छा, विल टू प्लेजर। हाँ, और एडलर कहते थे कि हम शक्ति के पीछे भागते हैं, यानी शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। पर फ्रैंकल ने कैंप में देखा कि जब सुख और शक्ति दोनों ही पूरी तरह से छीन लिए जाएं, तब भी इंसान जिंदा रहता है, अगर उसके पास एक तीसरी चीज हो। बिल्कुल, जीने का कोई मकसद, कोई अर्थ। इसी को उन्होंने अर्थ की इच्छा यानी विल टू मीनिंग कहा। कैंप में इसके बहुत सीधे और मार्मिक उदाहरण थे। फ्रैंकल बताते हैं कि जो लोग बच पाए उनमें से ज्यादातर वो थे जिनके पास भविष्य में जीने का कोई ठोस कारण था। हाँ, कोई अपने उस बच्चे के लिए जीना चाहता था जो किसी दूसरे देश में सुरक्षित उसका इंतजार कर रहा था। कोई वैज्ञानिक अपनी अधूरी किताबों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए जिंदा रहना चाहता था। और खुद फ्रैंकल के लिए जीने का क्यों, उनकी खोई हुई पांडुलिपि को फिर से लिखने की इच्छा थी। अच्छा। जब भी उन्हें लगता कि वो अब और नहीं सह सकते, वो अंधेरे में अपनी आंखें बंद करके खुद को एक बड़े से लेक्चर हॉल में देखते, जहां वो अपनी किताब और कंसंट्रेशन कैंप के मनोविज्ञान पर भाषण दे रहे होते। तो ये भविष्य की तस्वीर उन्हें ताकत देती थी। हाँ, ये तस्वीर उन्हें वर्तमान के दर्द को सहने की ताकत देती थी। और जब ये क्यों या अर्थ खो जाता है, तब क्या होता है? तब जो स्थिति पैदा होती है उसे फ्रैंकल अस्तित्वगत शून्य यानी एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम कहते हैं। इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण उस कैदी की कहानी में मिलता है जिसने एक सपना देखा था। उसने फ्रैंकल को बताया कि एक आवाज ने उसे सपने में कहा है कि 30 मार्च को युद्ध खत्म हो जाएगा और वो आजाद हो जाएंगे। हाँ, और वो इस उम्मीद पर पूरी तरह टिक गया। वो इस तारीख का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन मार्च का महीना बीतता गया। हाँ, और आज़ादी के कोई आसार नहीं दिखे तो उसकी उम्मीद टूटने लगी। 29 मार्च को वो अचानक बहुत बीमार पड़ गया। और 31 मार्च को वो मर गया। उसकी मौत का आधिकारिक कारण टाइफस था, लेकिन फ्रैंकल को यकीन था कि असली कारण उम्मीद का टूटना था। तो मतलब उम्मीद के टूटने ने उसके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया था। मतलब उम्मीद का टूटना सच में जान ले सकता है। उसके जीने का क्यों खत्म हो गया, इसलिए उसका शरीर कैसे जिंदा रहे ये भी भूल गया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अर्थ की खोज सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी जिंदगी में ये अर्थ खोजे कैसे?
खासकर तब जब हालात हमारे काबू में ना हों। फ्रैंकल इसके लिए कोई रास्ता बताते हैं? हाँ, उनके अनुसार जीवन में अर्थ खोजने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, कोई काम करके या कुछ रच कर। जैसे कोई कलाकार या कोई वैज्ञानिक। हाँ। दूसरा, किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके, प्रकृति की सुंदरता में या किसी इंसान के साथ गहरे रिश्ते में अर्थ खोजना। और तीसरा तरीका? तीसरा तरीका शायद सबसे गहरा और सबसे मुश्किल है। वो है अपरिहार्य पीड़ा के प्रति अपना दृष्टिकोण अपनाकर। मतलब वो दुख जिसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, जैसे कोई गंभीर बीमारी या किसी अपने की मौत, उस दुख को हम किस नजर से देखते हैं ये चुनकर। यहाँ अर्थ कर्म में नहीं बल्कि हमारे रवैये में छिपा होता है। इसे समझने के लिए कोई उदाहरण है किताब में? एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। एक बूढ़े डॉक्टर फ्रैंकल के पास आए जो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद में थे। वो उस दुख से उभर नहीं पा रहे थे। फ्रैंकल ने उनसे कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं बताई। उन्होंने बस उस डॉक्टर से पूछा, बताइए, अगर आपकी मृत्यु पहले हो जाती और आपकी पत्नी जिंदा रहती तो क्या होता? बचा लिया, और इसकी कीमत आप आज अपने दुख के रूप में चुका रहे हैं। वाह! इस एक वाक्य ने सब कुछ बदल दिया। डॉक्टर का दुख वही था, लेकिन अब वो निरर्थक पीड़ा नहीं रही। वो एक सार्थक त्याग बन गया। प्रेम का एक कार्य बन गया। उसके दुख का एक मतलब मिल गया था। यही लोगोथेरेपी का सार है। मतलब दुख वही रहा, बस उसे देखने का नजरिया बदल गया। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। लेकिन किताब का अंत किसी परी कथा की तरह नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। आजादी मिलने के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। नहीं। फ्रैंकल मुक्ति के बाद के तीसरे चरण का भी वर्णन करते हैं, जो उतना ही जटिल था। जब कैदियों को आजाद किया गया तो वे खुशी महसूस ही नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? एक तरह का अव्यक्तीकरण था, मतलब डीपर्सनलाइजेशन, जहां सब कुछ एक सपने जैसा अवास्तविक लग रहा था। इतने सालों से वे आजादी का सपना देख रहे थे, पर जब वो हकीकत बनी तो भावनाएं जैसे जाग ही नहीं पाईं। ये मानसिक आघात यानी ट्रॉमा का एक गहरा सबक है। फ्रैंकल बताते हैं कि दबाव का अचानक हट जाना भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि दबाव का होना। तो असली लड़ाई तो आजादी के बाद शुरू होती है। कई मायनों में, हाँ। इस पूरी चर्चा से जो एक बात मेरे मन में बैठ गई है वो ये है कि हमें जीवन से ये नहीं पूछना चाहिए कि उसका क्या अर्थ है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हर पल, हर परिस्थिति में जीवन हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, जीवन हमसे क्या सवाल पूछ रहा है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। फ्रैंकल कहते हैं कि जीवन हर पल हमसे सवाल कर रहा है और हमें शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से, अपने चुनाव से उसका जवाब देना है। और इसी को वो दुखांत आशावाद कहते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, हाँ, यानी दर्द, अपराध और मौत जैसी भयावह सच्चाइयों के बावजूद जीवन को हाँ कहना। उनका मानना था कि इंसान अपनी परिस्थितियों का महज एक उत्पाद नहीं है, वो आत्मनिर्धारक है। ये दिखाता है कि चुनाव हमेशा हमारा होता है। तो अंत में एक विचार, फ्रैंकल कहते हैं कि खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। खुशी तो तब मिलती है जब हम किसी बड़े मकसद के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। ये अर्थ खोजने का एक सह उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट है। सही है। आज की दुनिया जो हमें लगातार खुशी के पीछे भागने को कहती है, क्या होगा अगर हम एक पल रुकें और इसके बजाय ये पूछें, आज दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे हमारी जरूरत है, या ऐसा कौन सा कष्ट है जिसे गरिमा के साथ सहने की जरूरत है। शायद खुशी नहीं बल्कि अर्थ ही वो चीज है जिसे हम सच में खोज रहे हैं। आज जीवन हमसे कौन सा अर्थ पूरा करने के लिए कह रहा है।